Very good evening, everyone. Today is our first day of exercise physiology, and in today's class, we will discuss about the cardiovascular system related to UGC नेट syllabus. तो देखिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक देखते हैं सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। देखिए कार्डियो प्लस वास्कुलर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका कार्डियोवास्कुलर। एक तो कार्डियो प्लस वास्कुलर। कार्डियो मतलब क्या? कार्डियो मतलब आपका जो हार्ट है, दैट इज कार्डियो। वास्कुलर मतलब क्या हो गया कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, चाहे आर्टरीज हो गई, चाहे बीन्स हो गई, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल्स। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तब जाके एक सिस्टम बनता है आपका, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का? आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम है। और किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन बेटा? न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का। ठीक है। तो मेनली आपके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है। इसके साथ साथ कई हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कई सारी और भी चीजें जिसको हम लोग आगे अभी जो है देखेंगे। अब देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। किस चीज के बारे में? एक तो आपके हार्ट के बारे में कि हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है। ठीक है। हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है, इसकी स्टडी को हम लोग कार्डियोवास्कुलर के अंदर स्टडी करते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग हार्ट के बारे में, ठीक है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके बारे में, और स्पेसिफिकली यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन हो जाती है आपका ब्लड, इसके बारे में भी हम लोग जो स्टडी करते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हार्ट को अच्छे से डायग्राम बना के। देखिए मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट का बेसिकली मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके ये देख रहे हो, एक चैम्बर, दो, तीन, चार, चार चैम्बर होते हैं आपके। क्या? चार चैम्बर होते हैं। प्लस ये जो ऊपर वाले दो चैम्बर है इसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। जो ऊपर वाले दो चैम्बर है इसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। कि नीचे वाले जो दो चैम्बर है इनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ओके। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, आप लोग फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हो, हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, तो जब भी आप किसी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब भी आप किसी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करोगे तो उसका एक यूनिवर्सल लॉ है। क्या यूनिवर्सल लॉ है? कि सामने मान लो आपका कोई, आपके सामने कोई एक पर्सन है, ठीक है। तो हमेशा आप कंसिडर करोगे कि जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये कौन सा पोर्शन है? ये राइट पोर्शन है। मतलब ये जो सामने पर्सन है, जो इसका राइट होगा इसके राइट को कंसिडर करोगे, इसका जो लेफ्ट होगा उसको लेफ्ट कंसिडर करोगे। तो वैसे ही अगर मैं हर्ट की बात करूं तो हर्ट आपका यहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर इसके साइड देखूं तो ये वाला राइट पोर्शन हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको राइट पोर्शन दे देता हूँ, इसको मैं लेफ्ट पोर्शन दे देता हूँ। यहाँ पे भी राइट पोर्शन, ये भी लेफ्ट पोर्शन। जो ऊपर वाले दो चैम्बर हैं इसको हमने एट्रियम बोला, तो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले दो चैम्बर्स थे इनको हम लोगों ने वेंट्रिकल्स बोला, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज हमें समझ आ गया। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में एक लाइन जो है ड्रॉ की गई हुई है। ये लाइन कौन सी है? इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है बेटा सेप्टम। सेप्टम। तो अगर सेप्टम के बारे में आपसे पूछा जाए कि आपके हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में कौन सी लाइन डिवाइड करती है, या कौन सा जो बेसिकली चीज है जो डिवाइड करता है, ठीक है, तो क्या है? वो सेप्टम है जो आपके हार्ट को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करता है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे और आप एक लाइन देख रहे हो, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है? ये दो लाइन जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? एंट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर। ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम लोग? एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब यहाँ पे देख रहे हो भाई, एक ये वाला पोर्शन बन रहा है, एक ये वाला पोर्शन बन रहा है यहां से लेके, और एक ये वाला पोर्शन बन रहा है, एक ये वाला पोर्शन बन रहा है। तो यहाँ पे आपका एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व।
कौन सा वॉल? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शंस के ऊपर आएंगे। ओके। अब इसके साथ साथ यहाँ पे दो और वॉल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका पल्मनरी वॉल, जो राइट वेंट्रिकल से आपका जाता है, पल्मनरी वॉल। और एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पे वॉल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग आउटिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है। तो हमने ये स्ट्रक्चर एस्पेक्ट देखा इसका। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे और थोड़ी इसके बारे में स्टडी करें, तो भाई जो आपके हार्ट का वेट होता है, थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपके हार्ट का जो वेट होता है वो कितना वेट होता है? 250 ग्राम से लेके 320 ग्राम के आसपास जो है आपके हार्ट का वेट होता है, जिसको आप लोग ध्यान में रखो। कितना? 250 ग्राम से 320 ग्राम के आसपास आपके हार्ट का वेट रहता है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है आपकी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये है, मतलब मेल में आपका 320 भी होता है, मतलब 350 होता है आपका। ठीक है। फीमेल और मेल के अंदर डिफरेंस है, इसको देखिए। अब बात करें हर्ट की लोकेशन की, तो हर्ट का लोकेशन कहाँ होता है आपका? हर्ट का लोकेशन आपका ये यहाँ पे इधर की तरफ सिचुएटेड होता है आपका। ठीक है। जो लेफ्ट लंग है उसकी तरफ सिचुएटेड होता है, और डायफ्राम मसल के आपके ऊपर होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि डायफ्राम मसल के सरफेस पे होता है, और आपका जो लेफ्ट लंग है उसकी तरफ टिल्ट रहता है आपका। इसलिए जो राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होती हैं आपकी, और लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब्स होती हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आपका जो है हार्ट जो है लेफ्ट लंग की तरफ जो है वो सिचुएटेड रहता है। अब हर्ट की अगर हम बात करें, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 8 सेंटीमीटर वाइड होता है आपका। ठीक है। 8 सेंटीमीटर वाइड हो गया आपका। और इसकी जो थिकनेस होती है, वो थिकनेस कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। देखिए हर्ट मसल का, अभी आप लोग पढ़ोगे आगे कि जो आपकी हर्ट मसल है इसका खुद का कंडक्शन सिस्टम है, इसका खुद का कंडक्शन सिस्टम है। बट जो वेगस नर्व है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कॉन्ट्रैक्शन और बीट के लिए। तो इसको भी आप लोग डिटेल में पढ़ोगे अभी, इसको ध्यान रखिए। और नॉर्मली 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप आउट करता है रेस्ट कंडीशन में। ठीक है। और आपके स्टर्नम लोकेटेड टू पोस्टीरियर टू स्टर्नम एंड इंफीरियर टू वर्टेब्रल कॉलम, मतलब ये आपका स्टर्नम मसल बोन के पीछे और रिब के जो है आपका, ठीक है, उसके इन दोनों के बीच में आपका प्रेजेंट रहता है हार्ट। तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका अभी तक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। ठीक है। में फंक्शंस क्या क्या है आपके हार्ट के? देखो, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपके मसल्स तक। ठीक है। ये आपका मसल है तो उसको वहां तक जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट आउट कर रहा है। फिर हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। थर्मोरेगुलेशन में आपका हेल्प करता है। एसिड बेस बैलेंस में आपका मेंटेनेंस में हेल्प करता है, और इम्यून फंक्शन के रेगुलेशन में आपका हेल्प करता है। तो ये फंक्शंस हैं, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखियो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक, ये आपका कार्डियो सिस्टम के अंदर एक तो आपका हार्ट होना चाहिए, जिसको पंप बोला गया है। आपका ब्लड वेसल होना चाहिए, और एक फ्लूइड मतलब मीडियम होना चाहिए आपका ब्लड, ताकि आपका ऑक्सीजन CO2 ये सब ट्रैवल कर पाए। तो ये आपके कंपोनेंट है। तो कुछ बुक्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स बोले हैं, कुछ बुक्स के अंदर आपके 4 कंपोनेंट बोले हैं। तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ये सेम चीजें हैं आपकी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली हर्ट मसल की। किसकी बात करते हैं हम लोग? हर्ट मसल्स की बात करते हैं। देखिए हर्ट की जो आउटर लेयर मसल होती है, सबसे ऊपर वाली मसल होती है आपके हर्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। मान लो ये आपका हार्ट है, इसके ऊपर जो आउटर लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियम, आउटर लेयर। आउटर लेयर।
ठीक है, अब देखो आपके हार्ट के अंदर ना, आपको पता है, मान लो क्या हो गया, जैसे कि कुछ एथलीट्स होते हैं, या फिर आप नॉर्मली अगर किसी ने डायरेक्टली आपके हार्ट के ऊपर पंच कर दिया, ठीक है, तो पंच करने के बाद क्या हो सकता है, आपका हार्ट कोलैप्स हो सकता है अगर डायरेक्टली पंच आपके हार्ट के ऊपर लग गया। तो इस आपका हार्ट कोलैप्स ना हो, तो उसके लिए ना आपके हार्ट का एक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाया गया है। कैसा कंपोनेंट बनाया गया है कि मान लो ये आपका आउटर लेयर है हार्ट का, एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो इसके बीच में ना एक फ्लूइड प्रेजेंट, कैविटी प्रेजेंट कर दी गई है कि ये आउटर लेयर है आपका, ठीक है, ये आउटर लेयर है, इसके नीचे एक कैविटी प्रेजेंट कर दी है, एक कैविटी जो है वो बना दी गई है, और इसके नीचे एक और लेयर बना दिया गया आपका, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बना दिया गया आपका, ठीक है। ये बीच वाला रीजन कौन सा है, ये वाला, इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ, इस वाले पेन से, ठीक है, ये वाला रीजन कौन सा हो गया आपका, ये बीच में होलो स्पेस है, कैविटी है आपका, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है आपका। तो देखो क्या हो गया, मान लो यहाँ से आपके हार्ट के ऊपर किसी ने पंच किया या कोई कोई कुछ भी चीज हुआ, तो हार्ट के ऊपर जब ये टेंशन पड़ा, तो टेंशन होने की वजह से डायरेक्टली आपके जो मायोकार्डियम मसल है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो ये क्या होगा कि मान लो इसके ऊपर टेंशन हुआ, तो ये टेंशन क्या होगा, यहाँ पे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बीच में जो कैविटी फ्लूइड प्रेजेंट है आपका, तो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है आपका, फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है। फिर उसके बाद एपिकार्डियम के बाद जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है आपकी, उसको हम लोग, इसके बाद की जो लेयर है दैट इज मायोकार्डियम, और उसके अंदर की जो लेयर है इसको फिर हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। अभी मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, क्या क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले पेरिकार्डियम, फिर उसके बाद एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है यूजीसी नेट के, और उसके बाद एंडोकार्डियम। देखो अब कई बार क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम के अंदर कि हार्ट की मसल जो है आपकी, उसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन में अगर मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट मसल, ये से चार ऑप्शन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट मसल, और ये चारों ऑप्शन आपको देखने को मिले, तो आप क्या आंसर मार्क करोगे, आप लोग मुझे जरूर चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो आप मार्क करोगे मायोकार्डियम। क्यों मायोकार्डियम, मायोकार्डियम इसलिए बेटा क्योंकि आपका जो ये मायोकार्डियम मसल है, इस मायोकार्डियम मसल में मैं बना लेता हूँ ये आपका हार्ट, और मान लो ये आपकी मसल है मायोकार्डियम, ठीक है, ये मान लो आपका मायोकार्डियम मसल एग्जांपल के लिए, ठीक है। इस मायोकार्डियम मसल को ही हम लोग हार्ट की मसल क्यों बोलते हैं, दैट दैट इज द क्वेश्चन। हम इस मायोकार्डियम मसल को ही हार्ट की मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी मसल के अंदर आपका कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट प्रेजेंट होता है। ये जो आप देखते हो आपका हार्ट के अंदर खुद का कंडक्शन सिस्टम है आपका, ठीक है, रिदमिसिटी आपके हार्ट के अंदर, तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, यहीं से होता है, जो आप लोग एसए नोड देखते हो, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, तो वो इसी मसल के अंदर प्रेजेंट है आपका, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देखते हो कि भाई कॉर्नरी आर्टरीज जो है आपकी, ठीक है, जो बेसिकली ब्लड सप्लाई करती हैं आपके पूरे हार्ट को, बट मेजर ब्लड सप्लाई आपके मायोकार्डियम मसल्स को करती है। क्यों करती है, क्योंकि यही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। तो ये कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है हम इसको हार्ट मसल बोलते हैं। बाकी अभी और पढ़ोगे डिटेल में आपको समझ आने लग जाएगा। इस सीक्वेंस को आप लोग ध्यान रखना कि सबसे आउटर लेयर पेरिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, इस पेरिकार्डियम के अंदर दो थिन लेयर प्रेजेंट है आपकी, ठीक है, जो बेसिकली आपका शॉक के एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है आपका। तो पेरिकार्डियम के बाद एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, और इनर मोस्ट लेयर जो है आपका वो एंडोकार्डियम है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो ये बीच में कैविटी प्रेजेंट है आपका, इसके बीच के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, तो ये पैराइटल पेरिकार्डियम, ये विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। और इसके बाद फिर
मायोकार्डियम देन एंडोकार्डियम, उसको ध्यान रखना आप लोग। अब इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मैंने बताया बीच में कैविटी प्रेजेंट होता है आपका, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम लोग सीरस फ्लूइड कहता है, जो आपके फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब हार्ट की मसल्स को हम लोग मायोकार्डियल मसल्स भी बोलते हैं या मायोकार्डियल मसल्स भी बोलते हैं। अब इसको, इसके अंदर मोस्टली जो है टाइप 1 फाइबर प्रेजेंट होता है, टाइप 1 फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों को पता है, चलो थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको। अच्छा, ऑक्सीडेटिव आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, टाइप 1 मसल फाइबर और टाइप 2 मसल फाइबर। टाइप 1 मसल फाइबर की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि भाई ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसके अंदर स्लो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। करेक्ट? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। तो जो आपकी हर्ट की मसल है, ध्यान सुनिएगा, जो आपकी हर्ट की मसल है, ये मान लो हर्ट है आपका, और हर्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होती है आपकी, मायोकार्डियम मसल्स होती है। तो ये जो मायोकार्डियम मसल्स बनी है आपकी, ये जो मायोकार्डियम मसल बनी है आपकी, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसकी प्रॉपर्टी आपकी ज्यादातर टाइप 1 मसल फाइबर जैसी है, टाइप 1 मसल फाइबर जैसी है। और टाइप 1 मसल फाइबर की आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये कहती है कि आप किसी भी चीज को लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकते हो, किसी एक्टिविटी को लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्लो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सही कई सारी चीजें जिसकी वजह से आप एक्टिविटी को लंबे टाइम तक परफॉर्म करते हो। तो इसलिए आपका जो हर्ट है वो बिना थके हुए, इसलिए आपका जो हर्ट है वो बिना थके हुए कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट करता रहता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आप लोग पढ़ते हो कि हर्ट की मसल जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। क्यों करती रहती है? क्योंकि उसके अंदर स्लो मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या टाइप 1 मसल फाइबर आपके प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो है आपका हार्ट मसल कंटिन्यूअसली कांटेक्ट करता रहता है, और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है आपकी, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ा है और आपको हल्का फुल्का आइडिया है, तो आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। आपके कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी देखिए, 3 टाइप की मसल होती है आपकी, तो दो मैं आपको बता देता हूँ टाइप ऑफ मसल्स। दो को हम लोग भी स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे, एक को फिर मसल्स के अंदर स्टडी, मतलब उसमें मस्कुलर सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मसल, 3 टाइप की मसल्स होती हैं। एक आपका स्मूथ मसल, स्मूथ मसल भी आपको समझना पड़ेगा कि आगे बहुत काम आएगा इसका। फिर कार्डियक मसल, और फिर उसके बाद तीसरा जो है आपका स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। देखो ये दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट इनके अंदर होता है, मतलब कंट्रोल नहीं रहता आपका इन दोनों मसल्स के ऊपर। और स्केलेटल मसल्स क्या है, आपके वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर रहता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कार्डियक मसल की, फिर उसके बाद स्मूथ मसल पे हम लोग आएंगे, और स्केलेटल मसल्स को हम लोग मस्कुलर सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। तो आइए कार्डियक मसल्स को हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, कार्डियक मसल होता कैसा है बेसिकली। तो देखिए कार्डियक मसल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्डियक मसल्स कैसा होता है, ब्रांच शेप में होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ आपका कार्डियक मसल होता है। थोड़ा सा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ब्रांच शेप में होता है इस तरीके से। डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा है, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए। डायग्राम दिखाया तो मैं, इसके अंदर होगा शायद से, नहीं इसमें नहीं। ओके, चलिए देखिए, ये इस टाइप का आपका जो है कार्डियक मसल रहता है। अब इसके अंदर ये मान लो आपका एक मसल फाइबर है, हार्ट मसल का एक मसल फाइबर है आपका,
ये दूसरा मसल फाइबर है। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं? ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, एक इन दोनों के बीच जो गैप जंक्शन है, तो इस ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं एक लाइन से या एक डिस्क से। ठीक है, इस डिस्क को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। कौन सा डिस्क बोलते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। मान लो मैंने ये रेड रेड से जो बनाया है, दैट इज व्हाट? इंटरकलेटेड डिस्क। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरकलेटेड डिस्क क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे कनेक्ट रहता है, मतलब एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से कैसे कनेक्ट है आपके हार्ट के अंदर। तो ये जो दूसरा लाइन बनाया मैंने, येलो लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन। आपको क्या समझ आया कि भाई ये एक हार्ट है आपका, हार्ट के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर आपके अरेंज्ड है ये। ठीक है, तो ये एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से कैसे कनेक्ट है? इंटरकलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन की वजह से। ठीक है, अब ये जो इंटरकलेटेड डिस्क है आपका, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो कनेक्ट है आपस में, ठीक है, ये जो आपस में कनेक्ट है, इसको हम लोग डेस्मोसोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या बोल रहा मैंने? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेस्मोसोम बोल सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका फोटो, द पिक्चर दिखाऊं इसका मैं, डेस्मोसोम का, तो मैं क्या, नहीं चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो इसके, क्या कह रहा है ये? क्या? डेस्मोसोम। अब इन दोनों का मेन काम क्या होता है? इन दोनों का, डेस्मोसोम का और गैप जंक्शन का, देखिए, ये डेस्मोसोम का जो काम है, डेस्मोसोम का क्या काम है भाई? कि ये मान लो आपका एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लो आपका एक्शन पोटेंशियल आया, और जब एक्शन पोटेंशियल आता है, आपकी हर्ट की प्रॉपर्टी क्या है? आपकी हर्ट की प्रॉपर्टी ये है भाई कि अगर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो पूरे हर्ट को एक साथ, ऑल और नन लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑल और नन लॉ, मतलब पूरे आपके हर्ट के अंदर जो मसल फाइबर है, उनको एक साथ क्या करना है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करवाना है। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना, मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो इनके बीच में, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो। ऐसा नहीं है कि एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक रिलैक्स हो रहा है, ऐसा नहीं होता हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर आपका सिग्नल आया, एक्शन पोटेंशियल आया, तो एक साथ आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये आपका ये डेस्मोसोम है आपका, तो इसका काम क्या है कि पूरे हार्ट के अंदर ऐसी आपकी सारी जो मसल्स हैं हार्ट की, वो आपस में कनेक्टेड है किससे? डेस्मोसोम से। तो डेस्मोसोम का क्या काम है कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, उस एक्शन पोटेंशियल को पूरे हार्ट मसल्स के अंदर जो है ट्रांसमिट करवाना, ये इसका काम है आपका, डेस्मोसोम का और गैप जंक्शन का। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंटरकलेटेड डिस्क का मेन फंक्शन यही है कि आपके हार्ट के अंदर क्या, कि एक साथ काम करे आपका हार्ट, आपका हार्ट एक साथ काम करे पूरा। तो इसके बीच में ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरा मसल फाइबर है, इसके बीच में जो डिस्क है आपका, वो काम करता है इसके लिए। ठीक है, तो द मायोकार्डियम हैज टू कॉन्ट्रैक्ट एज इफ इट वर सिंगल यूनिट इंडिविजुअल कार्डियक मसल फाइबर एनाटॉमिकली इंटरकनेक्टेड एंड टू एंड बाय डार्क स्टेनिंग रीजन कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, ये आपका एक मसल फाइबर हार्ट का, ये दूसरा मसल फाइबर, इसके बीच में डेस्मोसोम और गैप जंक्शन है। इन दोनों को क्या बोला गया है? इंटरकलेटेड डिस्क बोला गया है। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है कि भाई आपका डेस्मोसोम का काम क्या है? डेस्मोसोम का काम है कि ये दोनों साथ में बने रहे, और जो गैप जंक्शन का काम है कि भाई, जो दो लाइन थी, गैप जंक्शन इसका काम है कि भाई ये साथ में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। ये दो काम आप लोग ध्यान रखो, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। होमोजीनियस कॉन्ट्रैक्शन हो पाए आपका ताकि एक साथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो आपका, इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। और यही इसमें, अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ इसके बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में। चलो मैं लिखवा भी देता हूँ, इसमें है नहीं आपके नोट्स में से। देखो, इंटरकलेटेड इसका क्या काम है बेसिकली, इन सिंपल लैंग्वेज। इंटरकलेटेड इसका काम क्या है? इंटरकलेटेड इसका काम यह है कि आपका हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो एक साथ। ठीक है, टुगेदर। ठीक है, इसके अंदर हमने दो चीज और पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में क्या काम है?
डेस्मोसोम का काम ये है कि भाई आपका ये एक मसल, मतलब इसका कार्डियक मसल फाइबर है, ये दूसरा कार्डियक मसल फाइबर है, इसके बीच में, ये मान लो ये दोनों है, इसके बीच में अलग ना हो, एक साथ बने रहे ये, ठीक है। तो होल्ड करके जो रखता है डेस्मोसोम, क्या करता है, होल्ड टू कार्डियक मसल्स, टू कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है, टू कार्डियक मसल फाइबर, टू नहीं मतलब ये कार्डियक मसल फाइबर। और गैप जंक्शन का क्या काम है, गैप जंक्शन का, गैप जंक्शन का काम है, ये दो मसल फाइबर है आपका, एक तो आपका हो गया डेस्मोसोम और दूसरा आपका जो गैप जंक्शन हो गया। गैप जंक्शन का काम है आपका एक्शन पोटेंशियल एक साथ पूरे हार्ट के अंदर रीच करे आपका, तो ये किसका काम है, गैप जंक्शन का काम, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, ये आपका था। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं कि जो कार्डियक मसल होता है आपका, स्केलेटल मसल से कैसा डिफरेंस होता है। देखो कार्डियक मसल के अंदर आपको एक चीज पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बहुत ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया टाइप 1 मसल फाइबर है तो माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज्यादा होगा आपका, ठीक है। और इसके अंदर और अगर हम कुछ चीज देखें तो कार्डियक मसल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये मान लो आपका मसल फाइबर है, इसके अंदर यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है। तो कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उतना डेवलप नहीं होता, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स फाइबर, एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल फाइबर। अब जब कार्डिय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम डेवलप है तो डेफिनेटली जो कैल्शियम है वो कम रिलीज होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे कि कैसे इसका जो है हार्ट का कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। जब आप लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ोगे तो उसके बाद आपको अच्छे से और ये समझ आएगा। तो सेम इसके अंदर भी सार्कोलेमा होता है, आउटर लेयर जो होती है इसकी, टी ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है, इनके ऊपर फिर यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स पे आपका सिग्नल आता है, यहाँ से फिर आपका यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आता है, फिर यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल पे जाता है, एटीपीज आता है आपका। तो ये सेम चीज सारी चीजें होती हैं आपकी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो जब आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ लोगे उसके बाद आपको ये चीजें और समझ आ जाएंगी अच्छे से, 2 मिनट लगेगा आपको समझने में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ। तो ये चीज है आपका। फिर इसके बाद आइए वॉल्व्स हम लोग ने देख ही लिया है। देखो एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होता है आपका, वही ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व कौन सी हो गई आपकी, पल्मनरी वॉल्व और आर्टिक वॉल्व को हम लोग सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ब्लड का फ्लो कैसे होता है आपके हार्ट के अंदर, फिर आगे चलेंगे। देखिए आपके, आपका हार्ट है ये, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। ये मान लो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अओर्टा के थ्रू, तो अओर्टा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड। अओर्टा जो है आपकी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, अओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है आपकी, सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। अओर्टा के बाद जो आर्टरीज आती हैं आपकी, अओर्टा के बाद ये आर्टरीज नैरो डाउन हो जाती हैं आपकी, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली आर्टरी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरीज, आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टरीज और नैरो डाउन हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। ये नैरो डाउन और हो जाती हैं आपकी, जिसको हम लोग आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जो है आपकी वो फर्दर कनेक्टेड होती हैं किससे, ये कनेक्टेड होती हैं आपकी कैपिलरीज से, किससे, कैपिलरीज से। और ये कैपिलरीज कैसे किससे कनेक्ट होता है, ये कैपिलरीज कनेक्ट होता है आपका मसल से, ठीक है। मान लो ये आपका मसल से कनेक्ट है, ठीक है। अब कैपिलरीज के थ्रू, ये जो कैपिलरीज है आपका, कैपिलरीज के थ्रू ही आपका पूरा जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, न्यूट्रिएंट आया, ये आपका मसल है। तो मसल के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो कहाँ होता है, एक्सचेंज कहाँ हो रहा है बेसिकली, वो मसल्स और कैपिलरीज के बीच में होता है।
तो अगर मैं आप लोग इसको ध्यान रखना, मसल्स और कैपिलरीज के बीच में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या मसल्स और आर्टरीज के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या? यस नो बताइए चैट बॉक्स के अंदर। ये होता है क्या मसल्स और आर्टरीज के बीच? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज का जो ये वॉल है, ठीक है, वो डिफ्यूजन के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए इसको और नैरो डाउन किया गया है आर्टरियोल्स में। फिर आर्टरियोल्स के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद फिर आपका जो है मसल्स के साथ ये कनेक्ट होता है और आपका ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है मसल्स के। ओके, अब मान लो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का यूज कर लिया हमने, इसके बाद कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलेंगे आपके। क्या निकलता है आपका? CO2 निकलता है, ठीक है। तो अब ये CO2 निकला, आपका CO2 को बाहर भेजना है, तो CO2 बाहर कैसे जाएगा? तो उसके बाद आपके मसल से कनेक्ट होता है क्या? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स या वेन्यूल्स, ठीक है। ये क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जिसके अंदर आपका CO2 भी होता है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी किया, ये वेन्यूल्स क्या है? सबसे छोटी वेन्यूल्स, स्मॉलेस्ट बीन। कौन सी है? स्मॉलेस्ट बीन, स्मॉलेस्ट बीन, ठीक है, स्मॉलेस्ट बीन, वेन्यूल्स। फिर उसके बाद वेन्यूल्स के बाद क्या आती है आपकी? वीन्स, ये वीन्स आ गई आपकी। और वीन्स के बाद अब ध्यान रखोगे आप, यहाँ पे आपके दो वेना केवा होते हैं, दो वेना केवा। कितने वेना केवा? दो वेना केवा। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, जैसे आप लोग बता लिया कि लार्जेस्ट आर्टरीज कौन सी है, लॉन्गेस्ट आर्टरी, लॉन्गेस्ट नहीं मतलब लार्जेस्ट आर्टरी साइज में कौन सा आपका आउटर है, तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे लार्जेस्ट बीन कौन सी है, तो क्या बोलोगे? चैट बॉक्स में ऑप्शन दो, चैट बॉक्स में आंसर दो, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। मैं आपको पहला ऑप्शन देता हूँ वीन्स, दूसरा देता हूँ वेन्योल्स, तीसरा देता हूँ सुपीरियर वेना केवा, और चौथा ऑप्शन देता हूँ इंफीरियर वेना केवा। बताइए क्या दोगे? कौन सा वेना केवा जी? यस, कौन सा वेना केवा? इंफीरियर वेना केवा। क्यों इंफीरियर वेना केवा? ध्यान सुनिएगा, इंफीरियर वेना केवा क्यों? क्योंकि इंफीरियर वेना केवा आपका यहाँ इस तरीके से इसका लोकेशन रहता है, और सुपीरियर वेना केवा का लोकेशन यहाँ से रहता है आपका। सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो आपके अपर बॉडी से जो ब्लड आता है, आपके अपर बॉडी से जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आपके हार्ट के अंदर आता है। और जो मतलब कि आपके लोअर बॉडी से ब्लड आता है, लोअर बॉडी से जो आपका ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाता है, लोअर एज कंपेयर टू अपर बॉडी। लोअर बॉडी से ज्यादा ब्लड आपके हार्ट के अंदर आता है। क्या बोला मैंने? कि अगर आपके अपर बॉडी के कंपैरिजन में लोअर बॉडी से ज्यादा ब्लड आता है, और लोअर बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर आता है। तो इसलिए जो इंफीरियर वेना केवा है दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी इन योर बॉडी। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी, एंड सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी। तो इसको भी आप लोग नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लीजिएगा। सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी, लोअर, और इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। वेन्यूल्स स्मॉलेस्ट आर्टरी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ओके, अब आपको ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ना हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। चलो प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको चलो यही समझाता हूँ। देखो, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये जो जितना भी पोर्शन आपको रेड रेड दिख रहा है, दिस इज ऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये ब्लू जो दिख रहा है आपको दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखो यहां से, ये कौन सा पार्ट है भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया? आपके पूरे बॉडी के अंदर गया, पूरे बॉडी के अंदर आपका जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ठीक है, किडनी में, लेग्स में, ठीक है, पूरे बॉडी के अंदर गया। अब ये पहले अओर्टा,
फिर aorta के बाद आर्टरीज, फिर आर्ट्रियोल्स, फिर यहाँ पे देख रहे हो ये जो आपस में कनेक्ट रेड और ब्लू दिख रहा है, दैट इज अ कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज है आपकी। फिर यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड को यूज कर लिया आपके मसल ने, यहाँ से कौन सा ब्लड बना आपका? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका लोअर बॉडी से, लेग से आएगा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आपके हार्ट के अंदर चला जाएगा। अब हार्ट में ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में पहले कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है आपका, ठीक है। तो ये ब्लू ब्लू देख रहे हो आप, लंग्स में ऑक्सीजन कैरी किया, और लंग्स में ऑक्सीजन कैरी करने के बाद दोबारा आपके जो है हार्ट के अंदर वापस आया। ये सीक्वेंस चलता है, सीक्वेंस, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बड़ा बेसिक सा चीज है। अब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वीन्स है, आप सभी को पता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। देखिए आर्टरीज, इसके अंदर लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर बेटा? 3 लेयर। तो जो सबसे आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर जो है दैट इज अ ट्यूनिकिया एडवेंटिशिया। कौन सी है? ट्यूनिकिया एडवेंटिशिया, जो किससे बना हुआ है? आपका कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, कोलेजन फाइबर के। टूनिकिया मीडिया, ध्यान रखना, सबसे आउटर लेयर टूनिकिया एडवेंशिया, जो मिडल लेयर है दैट इज अ टूनिकिया मीडिया, जो किससे मिलके बना हुआ है? आपका स्मूथ मसल से मिलके बना हुआ है। कौन से मसल से बना हुआ है? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है आपका। यही रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी वासो डायलेशन और वासो कंस्ट्रिक्शन के लिए। अभी बताता हूं मैं वासो डायलेशन वासो कंस्ट्रिक्शन होता कैसे है और क्या चीज होती है। अभी पहले आप लोग लेयर ध्यान रखिए। आउटर लेयर टूनिकिया एडवेंशिया, मिडल लेयर टूनिकिया मीडिया, जो किससे मिलकर बना हुआ है? आपका स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है टूनिकिया इंटीमा। क्या? टूनिकिया इंटीमा, जो किससे बना है? आपका एंडोथेलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एंडोथेलियम से बना हुआ है। ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा कि एंडोथेलियम क्या होता है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आर्टरीज की लेयर है। सबसे आउटर लेयर टूनिकिया एडवेंटिशिया, टूनिकिया एडवेंटिशिया, फिर टूनिकिया मीडिया, ठीक है। टूनिकिया एडवेंटिशिया किससे मिलकर बना है? आपका कोलेजन फाइबर। थोड़ा सा मतलब ये कोलेजन फाइबर से इसलिए बना है क्योंकि जो आउटर सरफेस है आपके, ये थोड़ा सा हार्ड रहना चाहिए, इसलिए कोलेजन फाइबर से बना है। टूनिकिया मीडिया किससे बना है? स्मूथ मसल से बना है, स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से, ठीक है। और थर्ड वाला किससे बना है? आपका एंडोथेलियम मसल से बना है। कौन से? एंडोथेलियम मसल से। अब बड़ी अच्छी कहानी, एंडोथेलियम मसल से क्यों बना है आपका? एंडोथेलियम मसल से इसलिए बना है क्योंकि एंडोथेलियम मसल के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी, यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन के लिए, कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब एंडोथेलियम मसल्स की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एंडोथेलियम मसल जो होती है आपकी, इसके अंदर मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट, मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं आपके, जो मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे आपके ये ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन है, इसके अंदर अगर हल्का सा भी चेंज हुआ प्रेशर का, तो एंडोथेलियम मसल डिटेक्ट करके आपके ब्रेन को बता देगा, ठीक है। या CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ गया तो उसको डिटेक्ट करके आपके ब्रेन को बता देगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो ये आपका सिग्नल पहुंचा देगा ब्रेन तक। तो ये चीज होती है आपकी इसके अंदर, इसलिए एंडोथेलियम मसल से मिलकर बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये चीज है आपका टूनिकिया, सॉरी टूनिकिया मीडिया, इंटीमा, इंटीमा थर्ड लेयर कौन सी? टूनिकिया इंटीमा, ठीक है। तो ये 3 चीज ध्यान रखना। अभी इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखो क्या बताया मैंने कि आर्टरीज और वीन्स की भी सेम लेयर होती हैं आपकी। आर्टरीज का देख लिया आपने, वीन्स का भी देख लो, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में। वीन्स के भी सेम 3 लेयर होती हैं आपकी, टूनिकिया एडवेंटिशिया, टूनिकिया मीडिया और टूनिकिया इंटीमा। सेम लेयर होती है, कोई डिफरेंस नहीं है वीन्स के अंदर भी। वीन्स के अंदर एक एडिशनल चीज क्या है? वीन्स के अंदर एडिशनल चीज ये है आपकी, इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वीन्स के अंदर। वीन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि जो आपके ब्लड का फ्लो है एक यूनि डायरेक्शन में हो, मतलब कि यूनि डायरेक्शन तरफ हो, एक तरफ हो आपका।
मान लो ब्लड हार्ट की तरफ कौन लेके जाएगा, ये आपका हार्ट है और ये आपकी लेग, आपका लेग है। अब लेग के मसल ने मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन यूज किया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया ब्लड से, फिर उसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है आपका, वो वीन्स के थ्रू, ये मान लो वीन्स है आपका, वीन्स के थ्रू आपके हार्ट के अंदर जाएगा। तो अब भाई यहाँ पे तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो वीन्स से कैसे होते हुए आपके हार्ट के अंदर ब्लड जाएगा, इसके लिए यहाँ पे आपके वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड को, मान लो यहाँ पे ये ब्लड है, ब्लड ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे आया तो ये वॉल्व बंद, ये फिर ऊपर की तरफ आया, ये वॉल्व बंद, ये ऊपर की तरफ आया, वॉल्व बंद, ऊपर की तरफ आया, वॉल्व बंद। तो बस एडिशनल वीन्स के अंदर क्या होता है, आपका वॉल्व प्रेजेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिए। और वो वॉल्व इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि एक तरीके से यूनि डायरेक्शन में आपका ब्लड फ्लो हो पाए। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी समझाता हूँ आपको इसकी। ठीक है, वीन्स जो है आपका, इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है ताकि हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाया जा सके। ठीक है, वन वे वॉल्व प्रेजेंट होता है आपका, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस सारी चीज को लेके जाता है आपका हार्ट की। एक चीज होती है वेरिकोस वीन्स, जिसमें आपके जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अच्छे से जा नहीं पाता आपकी हार्ट की तरफ। तो इसको, इस चीज को वेरिकोस वीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आ जाओ इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन बताया था क्या होता है, तो उसको अब होता कैसे है वासो डायलेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन। वैसो डायलेशन और वासो कंस्ट्रिक्शन, पहले समझो वासो डायलेशन होता क्या, वासो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल, हम लोग वासो डायलेशन का बात कर रहे हैं अभी। ये मान लो आपकी ब्लड वेसल है, तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है आपका, इसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है आपका ये। ठीक है, ब्लड का फ्लो हो रहा है नॉर्मल टाइम पे। अब मान लो कि आपको ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और ब्लड की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी के अंदर बढ़ गया, तो उस टाइम क्या होता है, आपका ब्लड वेसल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, मतलब कि इसके बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाता है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ज्यादा ब्लड जो है आपका वो ट्रेवल कर पाता है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, आपका ज्यादा ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर ट्रेवल कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायलेशन, वासो डायलेशन। कि जब आपके ब्लड वेसल्स का बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासो डायलेशन बोलते हैं। क्या हो गया ये, वासो डायलेशन हो गया, वाइड हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया ये, वासो डायलेशन। अब ये होता कैसे है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी, वासो डायलेशन होता कैसे है, वासो कंस्ट्रिक्शन होता कैसे है, उस चीज को भी हम समझेंगे। वासो कंस्ट्रिक्शन क्या हो गया, मान लो यही आपका नॉर्मल ब्लड वेसल है आपका। अब क्या हो गया कि मान लो आपको कहीं पे कोई इंजरी हो गया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी तरफ ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होता है उस टाइम पे आपके इंटरनल ऑर्गन की तरफ कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, उनके बीच का स्पेस कम हो जाता है। मान लो इतना बड़ा था, अभी इतना सा हो गया। अब ब्लड क्या है, कम जाएगा, इधर की तरफ क्या जाएगा, ब्लड यहाँ पे कम जाएगा, यहाँ पे ब्लड कम जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कम ब्लड जा रहा है। इसको क्या बोला गया है, इसको वासो कंस्ट्रिक्शन बोला गया है। क्या बोला गया इसको, इसको वासो कंस्ट्रिक्शन बोला गया। वासो कंस्ट्रिक्शन, जब आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, इसकी जो वाइडनिंग है ये लेस हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, वासो कंस्ट्रिक्शन बोला गया। ये वासो डायलेशन, ये वासो कंस्ट्रिक्शन। आई होप ये चीज तो बड़ी कॉमन सी है, सभी को समझ आ गया। अब बात ये होती है कि आपके बॉडी के अंदर वासो डायलेशन या वासो कंस्ट्रिक्शन हो कैसे पाता है, तो इस चीज को समझिए। और ये दोनों किस, कहाँ पे होता है, किसकी वजह से होता है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, वासो डायलेशन और वासो कंस्ट्रिक्शन। आपकी जो आर्टरीज हैं इसी में होती है पहली चीज तो। और आर्टरीज में तीन लेयर है आपकी, एक है आपकी टुनिकिया एडवेंटिशिया, ट्यूनिकिया मीडिया और ट्यूनिकिया इंटीमा। तो वासो डायलेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन कौन से की प्रॉपर्टी है, बताइए।
किसकी प्रॉपर्टी है? ट्यूनिकिया एडवेंटिशिया, ट्यूनिकिया मीडिया, ट्यूनिकिया इंटीमा किसकी प्रॉपर्टी है? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? ट्यूनिकिया मीडिया की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है आपका। ठीक है, इसी स्मूथ मसल की वजह से ही क्या होता है, ये डायलेट हो पाता है और कंस्ट्रिक्ट हो पाता है। अगर कोलेजन फाइबर होता तो नहीं हो पाता वो डायलेट और वो। अब मान लो आप लोग देखते हो, एक प्लास्टिक का पाइप ले लो आप, एक प्लास्टिक का पाइप ले लो, आपके घर के अंदर मोटर लगा है, प्लास्टिक का पाइप ले लो या फिर लोहे का रॉड ले लो, लोहे का पाइप ले लो, प्लास्टिक का या लोहे का रॉड ले लो। तो और एक तरफ जो है प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का रॉड का, लोहे का ले लो। दूसरी तरफ एक पाइप आती है जो फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है। आप लोग देखते हो जब ठंडी आती है, ठंड में सिकुड़ जाती है एकदम, गर्मी के अंदर वो डायलेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो उन दोनों पाइप से आप लोग समझ सकते हो। तो ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है आपका, और आउटर लेयर जो है कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो आउटर लेयर की प्रॉपर्टी वैसे नहीं है। अब आउटर लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है बेसिकली, आउटर लेयर प्रोटेक्शन का, मिडल लेयर वासोडाइलेशन वासोकंस्ट्रिक्शन का। और जो टुनिकिया इंटीमा था आपका, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर था आपका, इसका क्या काम होता है? अब इसको समझिए, कौन से का? टुनिकिया इंटीमा का काम समझिए क्या होता है। टुनिकिया इंटीमा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और एंडोथीलियम सेल से मिलकर बनी है ये, एंडोथीलियम सेल से मिलकर बनी है ये। देखो एंडोथीलियम सेल या मसल, मैं यहाँ पे जो है एक ट्यूनिकिया मीडिया मतलब ट्यूनिकिया इंटीमा बना रहा हूँ, इनर मोस्ट लेयर बस मैंने बना दिया ये। ठीक है, ये ट्यूनिकिया इंटीमा। अब किससे मिलकर बना है? एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना है। अब ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। अब होता क्या है, आपके ब्लड वेसल कब डायलेट होंगे, कब कंस्ट्रिक्ट होगा, ये कैसे पता चलता है? इस बात को समझिए। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं। कितनी? तीन प्रॉपर्टीज हैं आपकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपके जो ये एंडोथेलियम सेल है, ये पर माइक ऑफ करिए जिसका भी है, क्या कह रहा था? कौन है ये? विधि। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इस नाइट्रस ऑक्साइड मसल के अंदर, सॉरी एंडोथेलियम मसल्स के अंदर आपका नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन तक। ठीक है, फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? इसका डायलेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? डायलेशन हो जाता है, पहली प्रॉपर्टी। तो क्या कह रहा है? मैनी डायलेटर सब्सटेंसेस कैन बी प्रोड्यूस विद इन द एंडोथेलियम inner making of arterioles can initiate vasodilation in the vascular smooth muscle of those arterioles. These substances include nitrous oxide. क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है एक एंडोथेलियम सेल के अंदर। दूसरा प्रोस्टोग्लैंडिन्स प्रेजेंट होता है, और आपका तीसरा होता है एंडोथेलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजिंग फैक्टर। तो ये तीन फैक्टर होते हैं। सबसे पहला के अंदर ये तीन फैक्टर, नाइट्रस ऑक्साइड, प्रोस्टोग्लैंडिन, एंडोथेलियम डिराइव्ड, ये क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन तक, फिर उसके बाद वासोडाइलेशन हो जाता है आपके आर्टरीज। ठीक है। दूसरा मायोजेनिक रिस्पॉन्स, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। Pressure changes within the vessel themselves can also have vasodilation and vasoconstriction. This is referred as myogenic response. अब मान लो कि ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या हो गया? ये आपका हार्ट। अब इस हार्ट में क्या हो गया कि भाई आप एक्सरसाइज करने लगे, एक्सरसाइज करने की वजह से ज्यादा ब्लड का मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ गया आपका, कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज हो गया एक्सरसाइज करने की वजह से। पहले 5 लीटर था, मान लो अब 20 लीटर हो गया। तो अब कार्डियक आउटपुट की बढ़ने की वजह से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे ही ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आया, ठीक है, ब्लड प्रेशर के अंदर जैसे चेंजेस आया, तो आर्टरीज जो है आपकी, आर्टरीज के अंदर आपको पता है एंडोथीलियम सेल है, सबसे इनर ट्यूनिकिया इंटीमा के अंदर एंडोथीलियम सेल है आपका। तो ये प्रेशर को डिटेक्ट करके, प्रेशर के अंदर चेंजेस आया डिटेक्ट करके, ये ब्रेन को भेज देगा। फिर है, ब्रेन को भेज देगा, और ब्रेन जो है उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा? इसको डायलेट कर देगा। क्या कर देगा? इसको डायलेट कर देगा।
डायलेट कर देगा। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा है आपका, कार्डियक आउटपुट बढ़ा है आपका, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर जैसे ही बढ़ा आपका, तो जो आपका आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर टूनिकिया इंटीमा, जो एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना हुआ है आपका, ये प्रेशर को डिटेक्ट करेगा। अब ये प्रेशर को डिटेक्ट करके आपके ब्रेन तक भेजेगा, और ब्रेन इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, इसको डायलेट कर देगा, वासोडाइलेशन। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। इसको क्या बोला गया है, इसको मायोजेनिक रिस्पॉन्स बोला गया है, इसको ध्यान रखिए क्या बोला गया इसको, दिस इज रिस्पॉन्स एट मायोजेनिक रिस्पॉन्स। ठीक है, मायोजेनिक रिस्पॉन्स। तीसरा क्या बोला गया है, acetylcholine and adenosine have also been proposed as potential vasodilator for the increase in muscle blood flow during exercise। तो क्या एसिटाइलकोलिन और एडेनोसाइन, क्या एसिटाइलकोलिन और एसोडाइन, एंडोनोसाइन, देखो एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन, अब आपको पता है कि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ोगे आप लोग डिटेल में इसको, यहाँ पे वेसिकल्स में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है आपका, क्या होता है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। अब एसिटाइल कोलिन का ध्यान सुनिएगा, जैसे ही एसिटाइल कोलिन, ये देखो एसिटाइल कोलिन का जैसे बढ़ जाता है नंबर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, तो फिर ये भी डिटेक्ट करके ब्रेन तक सिग्नल भेज देता है आपका। और जैसे ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा एडेनोसाइन, ये सेम वही वही वाला चीज है जो आप लोग एनर्जी सिस्टम के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, उसका भी जैसे भी एडेनोसाइन का नंबर बढ़ेगा आपका, तो उसको भी डिटेक्ट करके ब्रेन के अंदर भेज देगा और ये वासोडाइलेशन हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो तीन फैक्टर है आपके, पहला वाला ये जिसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा मायोजेनिक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जिसमें क्या हो गया आपका प्रेशर के अंदर चेंजेस आया, और तीसरा एसिटाइलकोलिन और एडेनोसाइन। तो इन तीनों की वजह से क्या होता है आपका वासोडाइलेशन होता है आपके आर्टरीज के अंदर। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि पीएच लेवल डिक्रीज हुआ आपका, पीएच लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा आपका सेल, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्रेन को सिग्नल भेजा और डायलेशन हुआ आपका। लैक्टिक एसिड का नंबर बढ़ा, H प्लस का आयंस का नंबर बढ़ा, सिग्नल गया। ठीक है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम हुआ, सिग्नल गया। CO2 का नंबर बढ़ा, तो ब्रेन तक सिग्नल गया आपका। तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिक रेगुलेशंस है आपकी। तो मेटाबॉलिक के अंदर चेंजेस हुआ है आपका, तो सिग्नल गया ब्रेन तक। दूसरा क्या है, प्रेशर के अंदर चेंजेस आया, तो ब्रेन के अंदर सिग्नल गया, डायलेशन हो गया, उसको मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन बोला गया। फिर उसके बाद जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, बेसिकली इन सबको क्या बोला जाता है, मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स बोला, उस बात को ध्यान रखना आप। अब आइए आगे इसके बाद, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये देख रहे हो आप, फिर वासोडाइलेशन हो गया आपका। ठीक है, ये एंडोथेलियम सेल हो गया आपका, ये स्मूथ मसल सेल हो गया आपका, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आउटर लेयर हो गया। कैपिलरीज पता है आपको, बता दिया मैंने, इसमें चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप लोग। टिल नाउ अभी तक चीजें क्लियर है सभी को? सर कैन आई जो भी आप एंटर? लोगों ने पढ़ा चैट बॉक्स में जरूर बताइए। हेलो। क्लियर टिल नाउ? यस। हेलो सर। हाँ यस, आज आज। सर जी आपने बताया था अभी वेजोडाइलेशन का। हम्म। हाँ जी सर, इसमें ना मेरा एक डाउट रह गया कि ये बोलिए। होता है कि स्पेस बिटवीन वेसल्स खुल जाती है, वेसल्स जिसको हम बोलते हैं। ये दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो, वासोडाइलेशन तो क्या? आपने बोला कि मतलब वेजोडाइलेशन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स का स्पेस होता है वो थोड़ा खुल जाती है ना सर, करेक्ट। स्पेस स्पेस ऐड ऑन होती है, तो उसकी हाँ, वजह से ब्लड प्रेशर कैसे अप होगा सर? नहीं नहीं, मैंने वासोडाइलेशन में ब्लड प्रेशर को कैसे कहाँ रिलेट किया था, अगर स्पेस बढ़ रहा है आपका तो ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। मैंने ये बोला है कि देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही प्रेशर ज्यादा बढ़ा, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ये सिग्नल जाएगा पहले आपके ब्रेन के अंदर, फिर उसके बाद जो है आपका इसका वासोडाइलेशन होता है। वासोडाइलेशन कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। अच्छा, कंडीशन नहीं है सर, वो आगे हम पढ़ते हैं ना एक्सरसाइज इन हॉट एंड कोल्ड में, हाँ, तो उस वक्त ना स्पेस जब बढ़ जाती है तो उससे ब्लड प्रेशर कम होगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है फिर। नहीं उल्टा कहाँ हो रहा है, देखो ये आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब
वासोडाइलेशन होता है आपका। तो वासोडाइलेशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है आपका, ठीक है। अगर हाँ वासोडाइलेशन जी, हो गया आपका तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज एग्जैक्ट। होता है आपका। और नॉर्मल कंडीशन में देखो, नॉर्मल चीज है, मान लो ये, मान लो मैंने 5 लीटर यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है, 5 लीटर वाटर लिया मैंने, और ये एक स्पेस है, मान लो ये एक पाइप है, एक पाइप ये है, और एक पाइप जो है मैं ये वाला बनाता हूँ, ये इतना बड़ा, इसके बीच में। अब इस 5 लीटर वाटर को मैं इसके अंदर अगर डालता हूँ तो इसके बीच का प्रेशर ज्यादा होगा, करेक्ट। और इसमें डालता हूं मैं तो इसके बीच का प्रेशर क्या होगा, कम कम। होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि भाई, जब यहाँ ये मान लो आपका हार्ट, अब बना देता हूँ मैं यहाँ से, हार्ट से जब आपका ब्लड यहाँ पे गया, ठीक है, नॉर्मल, अभी नॉर्मल कंडीशन है आपका, तो ये ब्लड आपके हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर गया, तो ये नॉर्मल कंडीशन में गया आपका। तो जैसी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका ब्लड गया, तो ये प्रेशर को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। प्रेशर को डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन तक सिग्नल गया, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इसका वासोडाइलेशन होता है। अब वासोडाइलेशन की कंडीशन में, यहाँ वासोडाइलेशन हो गया, तो इसकी कंडीशन में डिपेंड करता है कि कितना ब्लड आपका पंप आउट हो रहा है, ठीक है, मतलब कार्डियक आउटपुट कितना है आपका। तो कार्डियक आउटपुट के हिसाब से आप प्रेशर को यहाँ पे डिटेक्ट करोगे, ठीक है। ये आगे आपका अभी है, आप पढ़ोगे इसको डिटेल में कि ब्लड प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट है आपका आगे, कि किस किस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो ये भी आपका है आगे, स्पेसिफिक टॉपिक है आपका ब्लड प्रेशर। इसके अंदर बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो, समझ आया क्या। ये कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन है, वो वाली कंडीशन नहीं है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो अभी आगे है, ठीक है अभी सर, अभी सर जी, अब, और एक चीज था, आपने वो अपर अपर बॉडी और लोअर बॉडी का कहा था सर, हम्म उसमें जब ब्लड निकलता है वेना केवा के रिलेटेड, तो व्हाट हम्म डज अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी मीन, एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो? लोअर बॉडी में आपका, लोअर बॉडी के अंदर आपकी लेग्स की मसल से जो ब्लड जाता है, ठीक है, एब्डोमेन से जो ब्लड गया आपका। इसमें हार्ट से डिवाइड होता है ना सर, एलिवेशन, ऊपर वाला ऊपर तो नीचे वाला नीचे। यस, ये हार्ट है आपका, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका अपर बॉडी, इसके नीचे वाला जो पोर्शन वगैरह है लोअर बॉडी। आपका वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है जरा सा। ये आ रही है भाई सर? हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ जी, आपने बोला था जब एओर्टा से ब्लड निकलता है वो आर्टरीज में जाते हैं, हाँ, आर्टरी से निकलता है तो फिर कैपिलरी, आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज फिर में। कैपिलरीज, फिर हाँ, डिफ्यूजन इन मसल्स। यस उसके बाद करेक्ट। आपने डायरेक्टली वेन्यूल्स बोला सर, यस, क्या डिफ्यूजन इन मसल्स के बाद कैपिलरीज नहीं होती? बिल्कुल होती है कैपिलरीज से। ये जो आपका मसल है आपका, ठीक है, ये हाँ जी। यहाँ से कैपिलरीज होंगी, फिर यहाँ से वेन्यूल्स आता है आपका, देन वीन्स, और ये सारा चीजें। हाँ हाँ जी सर, यही वाला पार्ट मिस हो गया था ना सर एक्चुअली, तो तभी ठीक, कंफ्यूजन हो गया था सर। ओके ओके, सर। ठीक है, चलिए आगे चले। हाँ जी सर, थैंक आर्टरीज हो गए, सब हो गया, वीन्स, कैपिलरीज, सर्कुलेशन आपका देखते हैं, ठीक है। देखो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है आपका, बड़ा सा कॉमन सा चीज है, बड़ा इजी चीज है, कि जब आपके हार्ट और मसल्स के बीच में, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब आपका हार्ट और मसल्स के बीच में या पूरे बॉडी के मसल्स के बीच में जब ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। तो लंग्स को छोड़ के पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया, लंग्स में। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया, हार्ट के अंदर। और हेपेटिक सर्कुलेशन क्या हो गया, आपके लिवर के अंदर। कौन कौन से सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये आपका हार्ट, हार्ट से आपके पूरे बॉडी में, ठीक है, हार्ट टू बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ देना,
एक्सेप्ट लंग्स, दैट इज व्हाट सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया आपका? पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया आपका, ये आपका हार्ट, ठीक है, हार्ट से लंग्स के बीच में, ठीक है, तो हार्ट टू लंग्स कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पोर्टल सर्कुलेशन या हेपेटिक सर्कुलेशन। हेपेटिक मतलब क्या? आपके लिवर के जो सेल होते हैं इसको हेपेटिक सेल बोलते हैं हम लोग। तो हार्ट टू लिवर, दैट इज व्हाट पोर्टल हेपेटिक सर्कुलेशन। फिर उसके बाद आता है आपका सिस्टमिक पल्मोनरी पोर्टल, और उसके बाद आपका एक और आता है, दैट इज कॉर्नरी सर्कुलेशन। कॉर्नरी सर्कुलेशन, कॉर्नरी सर्कुलेशन हो गया, ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट की आपने लेयर पढ़ी थी, पेरिकार्डियम है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। तो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, आपके मसल्स के अंदर, हार्ट की मसल्स के विद इन द हार्ट मसल्स, दैट इज व्हाट कॉर्नरी सर्कुलेशन, कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट के अंदर ही हो रहा है आपका, दैट इज व्हाट कॉर्नरी सर्कुलेशन। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चार टाइप की आपकी सर्कुलेशन है, ओके, जिसमें लिखा भी हुआ है आपका ये चारों सर्कुलेशन। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सीक्वेंस क्या होता है इसका? मैं आपको सीक्वेंस देता हूँ इसका। सबसे पहले एसए नोड, दूसरा देता हूँ सेकंड नोड एवी नोड, एट्रियम, पुरकिंजे फाइबर, और चौथा ऑप्शन है बंडल ऑफ हिज, और पांचवा दे देते हैं हम लोग इसका वेंट्रिकल्स। चलिए, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ सीक्वेंस में लगाने के लिए। ये ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, अरे पहला ऑप्शन है वन, टू, थ्री के बाद, अरे यार थ्री मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पे, तभी तो कहूँ मैं कुछ गलती हो रही है। ये फोर हो गया आपका, ये फाइव, और ये सिक्स। ठीक है, चलो। तो पहला है एसए नोड, एवी नोड, फिर मैंने दिया आपको बंडल ऑफ हिस, मतलब पांचवा ऑप्शन, फिर मैंने दिया पुरकिंजे फाइबर, और फिर मैंने दिया छठा ये बी में मैंने आपको दिया पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, चौथा और पांचवा। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया मैंने आपको पहला, तीसरा, दूसरा, फिर मैंने दिया आपको पांचवा, फिर मैंने दिया चौथा, फिर मैंने दिया छठा। डी ऑप्शन में दिया मैंने आपको पहला, फिर मैंने दिया आपको इसके अंदर दूसरा, तीसरा, छठा, पांचवा और चौथा। चलो आंसर दो इसका। यस, क्या आंसर दे रहे हो? सभी देंगे आंसर? सभी ने पढ़ा ही होगा इसको। अच्छा सी, आप लोग कह रहे हो सबसे पहले
एसए नोड, आप लोग कह रहे हो सबसे पहले एसए नोड, फिर एट्रियम, फिर कह रहे हो एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंजे फाइबर, फिर वेंट्रिकल्स। ओके, आइजाज कह रहा है पहले एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर एट्रियम, फिर वेंट्रिकल्स, फिर पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये क्या, यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही आपको एनटीए फंसाता है। ये देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसका, सबसे पहले एसए नोड, फिर एट्रियम, ईवी नोड, फिर पुरकिंजे फाइबर्स, फिर बंडल ऑफ हिज इससे पहले आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर पुरकिंजे फाइबर, फिर वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होगा आपका। यू विल गेट टू नो, डोंट वेरी, यही पढ़ना है हमें अभी, कैसे ये सीक्वेंस आया आपका। अभी ये आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक यू विल गेट टू नो, डोंट वेरी। दिस द डिफरेंस जो हमें बाकियों से अलग बनाता है। ओके, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, क्या होता है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, देखिए कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जैसे आपको पता है आपके हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम मसल है, ठीक है, दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन बेसिकली। ठीक है, कि आपका हार्ट खुद का रिदमिसिटी, खुद का जो है अपना कंडक्शन जो है वो कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है आपका। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है स्पॉन्टेनिसिटी, स्पॉन्टेनियस रिदमिसिटी। तो हम क्या दी गई है इसको? स्पॉन्टेनियस रिदमिसिटी, क्या टर्म बोला गया है? स्पॉन्टेनियस रिदमिसिटी। अब एक मैं कहानी सुनाता हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से, खुद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है आपका। नॉर्मल हार्ट रेट क्या रहता है आपका? रेस्टिंग हार्ट रेट क्या रहता है आपका? 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहता है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहता है आपका। इसको पता कैसे चला हमें, मतलब कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि नॉर्मल जो हार्ट रेट रहता है दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट? यहाँ पे जब 60 to 100 बीट्स पर मिनट होगा आपका, तो इस टाइम पे आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम? तो जब आपका 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहता है, मतलब कि नॉर्मल टाइम है आपका। ठीक है, नॉर्मल टाइम में कौन सा नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट रहता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट रहता है। बट यहीं पे जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, मान लो 110 हो गया, 120 हो गया आपका, तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या था कि एक रिसर्चर ने कैसे इसको फाइंड आउट किया कि एक पेशेंट था, तो उस पेशेंट का जब उसको बेसिकली उसको क्या कहते हैं, जब इसका ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया था इसको? न्यूरल पाथवे से ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, जो आपकी वेगस नर्व होता है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था। और उसके बाद जब हार्ट रेट मेजर किया गया, तो हार्ट रेट कितना मेजर किया गया? नॉर्मली 60 to 100 बीट्स के आसपास जो है हार्ट रेट उसका देखने को मिला। ठीक है, इसलिए नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल टाइम पे आपका हार्ट रेट कितना रहता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहता है। जैसे ही 100 बीट्स को क्रॉस करते हो, तब आपका यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। तो ये चीज है। अब इसके अंदर, हार्ट के अंदर खुद का कंडक्शन सिस्टम है, जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है आपका? यहाँ पे एसए नोड होता है आपका, यहाँ पे लोकेटेड। यहाँ पे आपका एवी नोड लोकेटेड होता है, एवी नोड। और ये सेप्टम के साथ यहाँ से आपका जाता है, और यहाँ पे फिर ये ब्रांचेस में वेंट्रिकल्स के साथ अटैच होता है।
ये बंडल ऑफ फिज हो गया आपका, और ये क्या हो गया, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ऑरिजिनेट कहाँ से होता है आपका, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑरिजिनेट होता है। कहाँ से ऑरिजिनेट होता है आपके, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑरिजिनेट होता है। अब ये ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑरिजिनेट हो रहा है आपका, तो ये पूरे आपके एट्रियम को क्या कर रहा है, पूरे एट्रियम को सिग्नल भेजता है। ये देखो मैं आपको पिक दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, ये देखो यहाँ पे होगी फोटो आप, देखो ये एसओ नोड से सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये एसओ नोड से जब सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो ये पूरे आपके एट्रियम को, ये देखो इसको इसको पूरे एट्रियम को क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। और सिग्नल किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किस चीज के लिए, पूरे एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल भेजा। तो इसलिए सबसे पहले एसओ नोड आता है आपका, फिर उसके बाद एट्रियम, एंड देन फिर उसके बाद एसओ नोड से होते हुए आपके एबी नोड पे सिग्नल जाता है। कहाँ पे, एबी नोड पे सिग्नल जाता है। और इस एबी नोड पे कुछ टाइम के लिए सिग्नल जो है वो पॉज होता है। कुछ टाइम के लिए सिग्नल जो है यहाँ पे स्टॉप होता है, पॉज होता है। क्यों होता है कुछ टाइम के लिए सिग्नल पॉज, क्योंकि अगर ये यहाँ पे सिग्नल कुछ टाइम के लिए पॉज नहीं होगा, तो ये पूरे हर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। पूरे हर्ट के अंदर हमें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना भाई। ऐसे नोड को हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ सिग्नल जनरेट हुआ तो एट्रियम को सिग्नल भेजा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ब्लड नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ये मान लो आपका हार्ट है, ठीक है। तो जब यहाँ से एस नोड से सिग्नल ऑरिजिनेट हुआ, तो पूरे एट्रियम को सिग्नल भेजा इसने, पूरे एट्रियम को सिग्नल भेजा। और एट्रियम को जैसे सिग्नल भेजा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और यहाँ पे जो आपका ब्लड है, ये जो ब्लड है आपका, वो नीचे की तरफ रश करेगा, वेंट्रिकल्स की तरफ आपका आएगा। तो अगर मान लो ये सिग्नल पूरा हार्ट के अंदर एक साथ ही चला गया, तो भाई ये तो हार्ट के अंदर जब एक साथ चला गया, तो यहाँ पे भी सेम प्रेशर, 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 तो ब्लड तो नीचे की तरफ आ नहीं पाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब सिग्नल जनरेट होता है, स्टार्टिंग में जब सिग्नल स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ऐसे नोड जो है सिग्नल भेजता है एट्रियम को, ताकि ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ पाए। और एबी नोड पे कुछ टाइम के लिए सिग्नल पॉज हो जाता है। फिर एबी नोड से होते हुए सिग्नल जो है आपका, वो बंडल ऑफ फिज, इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ फिज बोलते हैं, ठीक है। सेप्टम के साथ जाता है ये बंडल ऑफ फिज, और यहां से होते हुए ये पुरकिंजे फाइबर है आपका, ये पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स में आपका सिग्नल जाता है। फिर यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर जो है आपके पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और फिर यहाँ से ब्लड आपका पंप आउट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे आउटा में, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है आपके लंग्स में जाता है ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए। इस तरीके से मिलता है। और ये जो आपके पुरकिंजे फाइबर है ना, ये जो आपका नॉर्मल टाइम से 6 टाइम फास्टर होता है, 6 टाइम फास्टर होता है इसकी स्पीड। कितनी, 6 टाइम फास्टर होती है आपकी स्पीड वेंट्रिकल्स की। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। इसको एट्रियल किक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल किक भी बोलते हैं। तो आइए इसके सीक्वेंस को देखते हैं। तो आप सभी को पता लिया होगा, सबसे पहले एसए नोड, फिर एट्रिया, एवी नोड, बंडल ऑफ मतलब एवी बंडल, पुरकिंजे फाइबर बोल सकते हो या वेंट्रिकल बोल सकते हो। इससे पहले क्या जाएगा आपका, बंडल ऑफ आ जाएगा, फिर पुरकिंजे फाइबर, फिर वेंट्रिकल्स। तो इसको सीक्वेंस को आप लोग ध्यान रखना। पार्ट अगर देखो ध्यान सुनना, अगर पार्ट पूछ लिया जाए तो एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ और पुरकिंजे फाइबर। अगर सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि कैसे कंडक्शन सिस्टम होता है आपका, तो सबसे पहले एसए नोड, फिर एट्रियम, एवी नोड, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर और वेंट्रिकल्स। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना। उसके बाद तो क्या बोला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट फ्रॉम द एस नोड, एस नोड से स्टार्ट होता है। उस टाइम पे जो आपका एट्रियम है, एस नोड है आपका, ये सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ, तो एस नोड से आपका एट्रियम से ब्लड जो नीचे की तरफ जाता है आपका, फिर पेस सेट करता है, इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। यहाँ पे पेस सेट होता है आपके एस नोड के अंदर, इसलिए हम इसको पेस मेकर ही बोलते हैं। एवी नोड जो है, यहाँ पे सिग्नल आया एवी नोड के पास, फिर ब्लड को फिल करता है वेंट्रिकल्स में, फिर बंडल ऑफ एज, पुरकिंजे फाइबर, ये सारा चीज आपका जो है चलता रहता है इसके अंदर, फिर लास्ट में जाके वेंट्रिकल रिलैक्स हो, तो ध्यान रखना।
आरटीसी बता दिया मैंने आपको, ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है आपका। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। चलो कार्डियक साइकिल देखते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझना पड़ेगा, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो सभी को पता ही होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है आपस में, जब उसका, ठीक है, जब आपकी मसल शॉर्टन हो रही है। रिलैक्सेशन क्या हो गया आपका, कि नॉर्मल अपनी पोजीशन पे जब आपका जा रहा है मसल, तो दैट इज व्हाट रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो सिस्टोल को क्या बोल सकते हो आप लोग? सिस्टोल को मान लो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टोल को आप लोग और क्या बोल सकते हो? सिस्टोल को बोल सकते हो आप लोग कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला मैंने? सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन बोला। ठीक है, सिस्टोल को आप लोग क्या बोल सकते हो? कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो। सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल को क्या बोल सकते हो आप लोग? रिलैक्सेशन बोल सकते हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम एट्रिया कंफ्यूज नहीं होएगा, बात बराबर है। एट्रियम सिस्टोल, तो एट्रियम सिस्टोल का मतलब क्या हो गया? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। क्या? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये आपका एट्रियम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा? एट्रियम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड है आपका, वो कहाँ की तरफ रश करेगा आपका? नीचे की तरफ रश करेगा, नीचे की तरफ आपका आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आपका आएगा। ये क्या होता है? एट्रियम सिस्टोल। एट्रियम सिस्टोल, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं आपको एट्रियम डायस्टोल, एट्रियम डायस्टोल क्या होता है? एट्रियम डायस्टोल हो गया ये आपका ऊपर वाले दो रीजन। क्या? एट्रियम, एट्रियम डायस्टोल में क्या हो गया कि ये रिलैक्स कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? रिलैक्स कंडीशन में। अब रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, आपका हार्ट से, आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है अपर इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से, वो कब आता है? जब आपका एट्रियम डायस्टोल की कंडीशन में रहता है। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं सीक्वेंस वाइज लेके आऊंगा। आप बोलोगे सर जब जॉइंट डायस्टोल होता है उस टाइम पे आता है, ये सारी चीजें हम लोग सीक्वेंस में आएंगे, पढ़ते जाइए अभी धीरे करके। लास्ट में सारा आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एट्रियम जब डायस्टोल होता है, आपका रिलैक्स होता है, तो उस टाइम जो है आपके हार्ट के अंदर ब्लड आता है। आपके हार्ट के अंदर ब्लड कब आता है? जब एट्रियम डायस्टोल होता है आपका, तब आपके हार्ट के अंदर ब्लड आता है। मतलब एट्रियम जब रिलैक्स होता है तब ब्लड आएगा, ब्लड आएगा। कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में तो नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड कैसे आएगा इसके बीच में? और एक और इसके पीछे का रीजन है, वही मैं आपको बताता हूँ अभी। प्रेशर वाला जो प्रेशर ग्रेडियंट का रीजन है, वही मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या देखा अभी? एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम डायस्टोल। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की। वेंट्रिकल सिस्टोल, अब आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, वेंट्रिकल वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा? ब्लड, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, वेंट्रिकल सिस्टोल में ब्लड, पहला ऑप्शन है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स बॉडी। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स लंग्स। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको इसके अंदर, हार्ट रिसीव्स ब्लड। और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, हार्ट पुश ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। ये चार ऑप्शन है आपके, और ए ऑप्शन कह रहा है आपका फर्स्ट एंड फोर करेक्ट। बी ऑप्शन कह रहा है आपका सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। सी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। और डी ऑप्शन कह रहा है आपका फर्स्ट
सेकंड एंड 4 करेक्ट। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। वेंट्रिकल सिस्टोल। दीजिए आंसर। यस। ए ए ए फर्स्ट एंड फोर, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स बॉडी, और ब्लड फ्लो टू, आप कह रहे हो हार्ट पुशेस ब्लड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स। अच्छा, कोई कह रहा है सी, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके ठीक है, चलिए अब समझिए इसको, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको इसका। वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या हो गया, मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये आपका हार्ट, ठीक है, ये नीचे वाले दोनों रीजन आपके क्या हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए। ये वेंट्रिकल्स हो गया आपका, और ये वेंट्रिकल्स हो गया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से आपका हार्ट जाता है लंग, मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेसल जाता है आपका लंग्स के पास ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, फिर यहाँ से आउटा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, आउटा से पूरे बॉडी के अंदर। ओके, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हो गया कि भाई ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके, पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा क्या, नहीं, ब्लड नीचे की तरफ नहीं आएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता तब ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आता, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आता आपका। एक ऑप्शन तो आप यहाँ से हटा ही दो, कौन सा, हार्ट रिसीव, ये देखो ब्लड जो है, ये रहा, हार्ट पुशेस ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, तो 4 ऑप्शन आपका हटा ही दो, तो ये ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। ओके, अब क्या होता है आपका यहाँ पे, एक चीज, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है, और आपके वेंट्रिकल से, मतलब कि वेंट्रिकल से आपके लंग्स में जो है ब्लड जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। लंग्स से, मतलब आपके हार्ट से लंग्स में जा रहा है ब्लड, और दूसरा आपके हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है आपका, तो ये 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, जब वेंट्रिकल, ध्यान सुनिएगा, जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे एट्रियम क्या होगा, बताइए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स होगा, और जब एट्रियम रिलैक्स हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फिलिंग होगा, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन सही बैठ जाएगा इसके अंदर, सब, एक तो ऑप्शन ये बैठ सही बैठ जाएगा का एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है, क्या, एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, कि भाई जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, कि भाई ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपके पूरे बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर 3 ऑप्शन है क्या, कहीं कहीं, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स बॉडी, तो ये करेक्ट है। ब्लड फ्लो टुवर्ड्स लंग्स, ये भी करेक्ट है आपका। हार्ट रिसीव्स ब्लड, ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, भाई हार्ट जो ब्लड रिसीव ही तो कर रहा है आपका, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, वही ऑप्शन में है फर्स्ट और सेकंड, बाकी ये सब तो बिल्कुल ऑड ही है आपके। इसलिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है, जस्ट ड्यूरिंग द क्लास। तो इस तरीके से आपका एनके क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ आनी चाहिए। ये कार्डियक इवेंट्स हैं आपकी, इसके इवेंट्स को ध्यान रखिएगा। 2 चीजें मैंने आपको बताई, सेम वही चीज है, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्मेट्रिक रिएक्शन, रैपिड इजेक्शन फेज, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज, आइसोवॉल्मेट्रिक रिएक्शन फेज, रैपिड फिलिंग फेज, रिड्यूस्ड फिलिंग, और जॉइंट डायस्टॉल। इसको हमें डिटेल में पढ़ेंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन, आइसोवॉल्मेट्रिक रिएक्शन, और जॉइंट डायस्टॉल कुछ है नहीं, चलो ये बता देता हूँ मैं। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है।
इजेक्शन पेश, क्योंकि इसको स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है ये चीज। तो आज कितना टाइम हो गया, आज इतना रहने देते हैं, ये तो बाउंसर जाएगा धीरे धीरे करके, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे। यस, तो अभी कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, एक मिनट।